नमस्कार। उद्यमता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोगों को बहुत सारा नमस्कार। बहुत दिनों बाद उद्यमता के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। उस अपडेट को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पिछले 4 अप्रैल को उद्योग विभाग में उद्यमी योजना को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें अब तक के सबसे बड़े अपडेट के रूप में देखा जा रहा है। और इसमें 17 सदस्यीय जो टीम है वो पटना में बैठी है और उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्योंकि बहुत दिनों से बैकलॉग के ट्रेनिंग और वर्तमान में जो 4 कैटेगरी में उद्यमी योजना है उनका ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न मुद्दों पर एक बड़ी चर्चा हुई है। और वो अपडेट हम आपको इस वीडियो में देना चाहते हैं। आपको थोड़े वक्त के लिए आपको इस वीडियो पर बने रहना पड़ेगा और आपको बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो उद्यमी योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा ये बैठक की गई है, जिसमें 4 तारीख को जो निर्णय लिया गया है उसमें यह बताया गया है कि अभी तक के 3050 लोगों का ट्रेनिंग पूरे बिहार में दी गई है और उन सभी लोगों को आने वाले 15 दिनों के अंदर में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने की बात निर्णय हो गई है। वो 15 दिनों के बाद आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने की प्रक्रिया में आ जाएगी। दूसरी बात है कि अभी तक का SC ST और EBC में जो पिछला बैकलॉग के जो लोग थे जिनका ट्रेनिंग समाप्त हो गया था और उनका 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिला था कि अंतिम किस्त के 1 साल के बाद आपको प्रथम किस्त देना शुरू करना है। ऐसी स्थिति में आपका जो जिन उद्यमियों का जैसे SC ST उद्यमी योजना जो पुराना वाला था और EBC उद्यमी योजना जो पुराना वाला था उनका 1 साल करीब अंतिम पेमेंट का हो चुका होगा। उनका पेमेंट स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के अकाउंट में आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं और उनका अकाउंट नंबर भी मिलेगा, उस पर आप जाके पैसा जमा कर सकते हैं। और जो लोग यूनिट नहीं लगा रहे हैं उन लोग के लिए भी परेशानी रहेगा, उनको वसूलने की प्रक्रिया में भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपका 1 साल हो गया है, यूनिट चल रही है और आपका फंड जनरेट हो रहा है तो आप किस्त की जो राशि बनती है वो आपको हर महीने अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये निर्णय लिया गया है। और दूसरा जो नया बैच के जो लोग भी ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, उसमें चारों कैटेगरी के लिए सरकार ने अलग अलग अकाउंट खोल के और उनको अलग अलग गेटवे दिया जाएगा, जिसमें आपको पैसा जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी से उस अकाउंट में पैसा जमा करेंगे। इसका कारण इसलिए हो गया है कि उद्यमी योजना में युवा उद्यमी के केस में उनको ब्याज सहित पैसा जमा करना, इस वजह से अलग अलग इसको कैटेगरी में बांटा गया है ताकि उनको ब्याज सहित पे करना है और बाकी लोग को ब्याज रहित पे करना है। तो जो 84 किस्तों में आपको पैसा देना है उन किस्तों में सिर्फ युवा उद्यमी को 5% ब्याज के साथ पैसा देना है। उनके लिए अलग अकाउंट खोलने का इसमें निर्णय लिया गया है और उनके लिए जिनका 1 साल हो जाएगा मोरेटोरियम का, उनको अगले साल जब आपका 1 साल पूरा होगा उस समय में आपको पैसा जमा करना शुरू कर देना पड़ेगा। पूरे बिहार में एक और चीजें सामने आई कि पूरे बिहार में करीब 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनको विभिन्न कारणों से अस्वीकृति के लिए आदेश स्थापित किया गया था, वहां मीटिंग में रखा गया था पूरे बिहार से 400 आवेदन को, और 400 आवेदन पर निर्णय लेना था कि इन कारणों से इनके आवेदन को रद्द किया जाता है। जिनका सिलेक्शन 16,000 में हो चुका है उनको रद्द करने की प्रक्रिया थी, उसका अनुशंसा के लिए वहां मीटिंग में रखा गया था। तो उसको अगली बैठक के लिए लिया गया। बहुत सारे कागजात का कारण रहा होगा, नौकरी पेशा से संबंधित कारण रहा होगा, या इंटरेस्ट नहीं है लोगों को काम करने का, किसी का नौकरी हो गया, बहुत सारे कारण रहे होंगे। उन सारे कारणों वाले आवेदन की संख्या 400 थी। उन सारे आवेदन को अगले बैठक तक के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि अगले बैठक में सही से जांच कर लिया जाए कि वास्तव में वो माकूल कारण है कि नहीं कि उनके आवेदन को रद्द किया जाए। ऐसी स्थिति में उनके आवेदन जो पुख्ता पाए जाएंगे, कागज पत्तर के मामले में कमजोर होंगे या वो पात्रता नहीं रखते हैं, उनके आवेदन को निरस्त किया जा सकता है, जिसकी संख्या 400 है।
और एक और चीजें बीच में आई स्थल परिवर्तन के बारे में। तो स्थल परिवर्तन भी आप ट्रेनिंग के दौरान कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्थल परिवर्तन भी आप ट्रेनिंग के दौरान कर सकते हैं। उसके लिए जो साक्ष्य के लिए प्रमाण होगा वो आपको एग्रीमेंट होगा, जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपके शेड और बिल्डिंग का जहां आपका यूनिट लगना उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके स्थल परिवर्तन ट्रेनिंग के दौरान ही आपका पोर्टल जब खुलेगा तो कर सकते हैं। ये जरूरी है और इसमें निर्णय लिया गया कि उसकी सहमति भी मिल गई है कि स्थल परिवर्तन आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बार बार पूछा करते थे, सवाल आ रहा था कि क्या हम चेंज कर, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसका निर्णय भी इस 4 अप्रैल के मीटिंग में तय कर ली गई है और आपका स्थल परिवर्तन संभव है, आप कर सकते हैं। और परियोजना परिवर्तन के बारे में भी ये बातें आई थी सामने मीटिंग में कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रोजेक्ट अप्लाई के टाइम में कुछ डाल दिए थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि वो प्रोजेक्ट मेरे लिए अनुकूल नहीं है, तो हम उस प्रोजेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट को चेंज करने के लिए आपको उसके हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा, डीपीआर में उसको कोटेशन के हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा और उसको अप्रूवल के लिए देना पड़ेगा। और अप्रूवल जब आपको मिल जाएगा सरकार से, डीपीआर परिवर्तन का प्रोजेक्ट परिवर्तन करके डीपीआर अप्रूवल हो जाता है, कोटेशन उसमें लगा देते हैं, तब जाके आपका परियोजना परिवर्तन हो सकता है। और परियोजना परिवर्तन होने के बाद आपको अपलोड भी करना है आपका जो साइट पर वो ट्रेनिंग सेंटर अमेंड करके, और बिहार सरकार को सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का कोटेशन डीपीआर सब अप्रूवल के लिए बिहार सरकार को जाएगी, अप्रूव होके आएगी, तब आपको डीपीआर के माध्यम से वो आपके अकाउंट में किस्त की राशि भेजी जाएगी। और दूसरी बात, एक और नई बातें सामने आई कि बहुत सारे लोग हैं जिनका शेड ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको शेड बनाने की जरूरत नहीं है। ये टाउन के केस में है ज्यादातर, जहां छोटे छोटे मकान में लोग रहते हैं और उनके पास मकान और काम कार्यस्थल पहले से उपलब्ध है, सिर्फ पूंजी के अभाव के कारण वो इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे थे। तो उनको शेड का जो अमाउंट है, अगर ऑलरेडी उनके पास अपना है, किराया वगैरह में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो शेड के लिए जो राशि है उसको काट के यानी कम करके और बचा हुआ जो अमाउंट है उतनी अमाउंट स्वीकृत करना है। तो हम समझते हैं कि अगर आपके पास शेड है तो वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। अगर शेड है भी परिवार में लेकिन आपके नाम पे नहीं है, तो आप इसी स्थिति में वो जो भी परिवार के उस शेड का मालिक होगा, जहां आप रहते हैं, परिवार का कोई सदस्य के नाम पर होगा, वैसी स्थिति में उनका किरायानामा अगर आप लगा देते हैं तो वो आपका शेड का किरायानामा के हिसाब से प्रोजेक्ट डाल के आपको वो प्रोजेक्ट अप्रूवल मिलेगा, तब जाके आपका पेमेंट की प्रक्रिया पूरा होगी। और सबसे बड़ी और सबसे बड़ा फैसला इसमें आया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं और कोई संविदा कर्मी है या उनके परिजन कोई भी सरकारी नौकरी में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंगेज हैं, उन सारे लोगों के लिए निर्णय अभी अगली बैठक में लिया गया है कि अगर उनका सिलेक्शन 16,000 में है और उनके पति किसी नौकरी में है तो उनको दिया जाए कि नहीं दिया जाए, अगर संविदा कर्मी है तो दिया जाए कि नहीं दिया जाए, मुखिया है तो दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वार्ड सदस्य है या उनके वो खुद कहीं संविदा पर काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनका ये लोन अप्रूवल होगा या निरस्त होगा, इस संबंधी बहुत सारे आवेदन आए थे, जिसमें जीएमडीआईसी पूरे बिहार के जीएमडीआईसी ने उसको जांचोपरांत एक सवाल रखा था कि ऐसे लोग पर क्या निर्णय लिया जाए। तो इसके बारे में बैठक में जो 4 अप्रैल 2022 को बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया कि इसके बारे में स्पष्ट चीजें अभी नहीं है, अगली बैठक में जांच के बाद सरकार के मंशा के अनुरूप इस पर निर्णय लिया जाएगा। तत्काल उन पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि जो संविदा कर्मी है, जो जॉब में है या जो किसी भी सरकारी व्यवस्था से अपने को सेट किए हुए हैं, या कोई ना कोई इंडस्ट्री है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या कोई भी पहले से डायरेक्टर है, कोई भी योजना में सरकार से लाभ ले रहे हैं, चाहे उसमें सदस्य हैं या मेंबर है, कुछ भी आप है,
तो हो सकता है कि आपको दो रूप में फाइनेंशियल लाभ सरकार से आप नहीं ले पाएंगे। अगर डायरेक्टर है तो आपकी आवेदन की स्वीकृति नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपके पति अगर नौकरी में है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप मुखिया, वार्ड सदस्य या अन्य कोई भी चीज है तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। ये बातें आ रही है, लेकिन हो सकता है कि अगली बैठक में पीछे दिन तय हो गई थी कि अगर कोई आप लाभ के पद पर हैं जो सरकारी अनुदान और व्यवस्था और फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, एलएलपी में, प्राइवेट लिमिटेड में, तो आपको लोन नहीं मिलेगी। और आप संविदा कर्मी हैं, कुछ भी है तो यह नहीं मिलेगी। इस पर बहुत सारे आवेदन थे सरकार को, जिस पर निर्णय लेना था, जिसको अगली बैठक तक उनको अयोग्य साबित करने संबंधी अंतिम निर्णय को सुरक्षित रखा गया। अगली बैठक में इस पर विशेष चर्चा हो सकती है। तब तक आप वेट करिए और मन में ये मान लीजिए कि सरकार का जो निर्णय होगा वो आपको मानना पड़ेगा। ज्यादा उम्मीद है कि पूर्व में जो निर्णय लिया गया था कि वैसे आवेदक जो इन सारे कैटेगरी में आते हैं, नौकरी संबंधी, या फिर कोई डायरेक्टर है, कोई कंपनी में कुछ हैं, या फिर वो सरकारी गैर सरकारी में है, तो उनको मिलने की संभावना बहुत कम है। हमें समझ में आता है कि इस पर निर्णय अगली बैठक में निश्चित रूप से इस तरह से ली जाएगी। दूसरी बात है कि जिनका ट्रेनिंग चल रहा है, जिन लोगों का ट्रेनिंग बचा हुआ है, उन सारे लोग को जून 2022 तक ट्रेनिंग करवाने का निर्णय लिया गया है। और सारे संस्थान को भी ट्रेनिंग के लिए, उद्यमिता विकास संस्थान को भी इस ट्रेनिंग के लिए लिया गया, ताकि बचे हुए लोगों को बड़े स्तर पर एक व्यवस्था के तौर पर जल्दी से ट्रेनिंग कराया जाए। इस रूप से पूरे बिहार में जून 2022 तक सभी लोगों को ट्रेनिंग करा के और डीबीटी के माध्यम से प्रथम किस्त का जो राशि है वो दिया जाना है। और यह निर्णय इस बैठक में अंतिम रूप से लिया गया था कि जल्दी से जल्दी उनके किस्त का भुगतान किया जाए, ताकि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो युवा अभी व्यग्र है, उनकी व्यग्रता समाप्त होगी और यहाँ पे लोग इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि सरकार तो निर्णय ले ली थी, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है लोगों को कि जो हमारा ट्रेनिंग हो रहा है उसमें किस तरह का कब पेमेंट मिलेगा। हम चाहेंगे कि अगर ये बातें बहुत सारे लोगों को जानकारी में नहीं है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग को भेज सकते हैं, लाइक कमेंट। अगर कुछ नहीं छूट गई है तो हम एक वीडियो और देंगे जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय भी लिए गए हैं, जिसके संबंध में हम लोग आगे के कोई वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।